हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ था वो अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। मतलब अपभ्रंश में बेसिकली क्या हुआ ना, कुछ कुछ चेंजेस होते गए जिसकी वजह से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी इत्यादि। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है कि कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ये वाला तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पश्चिमी हिंदी है उसने ही क्या किया, खड़ी बोली का विकसित रूप लिया। फिर देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। जैसे देखिए लिखा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया है। सबसे पहला कौन सा है, बाह्य उपशाखा। बाह्य उपशाखा में है उत्तरी पश्चिमी समूह, जिसमें आता है लहंदा और सिंधी। उत्तर पश्चिमी समूह, जैसे देखिए आप लोग यहाँ पर पहले मैप ड्रॉ कीजिए। ये हो जाएगा ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो उत्तर पश्चिमी कहाँ आएगा, इधर आएगा उत्तर पश्चिमी, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी, तो यहाँ पर लहंदा और सिंधी बोली जाती है। ठीक है, फिर दक्षिणी समूह में मराठी। दक्षिणी समूह में यहाँ पे बेसिकली मराठी बोली जाती है, जिसे हालांकि आप लोग दक्षिणी पश्चिमी समूह कह सकते थे, क्योंकि ये बेसिकली महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ता है। जैसे आप लोग भारत का मैप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है पूर्वी समूह। पूर्वी समूह बेसिकली इस साइड हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा उड़िया, बिहारी, असमिया, बंगला। मैप में भी आप लोग देखे होंगे कि ये जो सारा स्टेट है वो क्या है, पूर्व के साइड पे पड़ता है। ठीक है, मैप से क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है आपको समझने में कॉन्सेप्ट को। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा में पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी बेसिकली कौन से अपभ्रंश से ली जाती है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। मैंने आपको कल ही ये वाला पढ़ाया है। ठीक है, फिर देखिए अंतः उपशाखा। अंतः उपशाखा में दो समूह आती है, एक केंद्रीय समूह और एक पहाड़ी समूह। केंद्रीय समूह में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी और राजस्थानी आते हैं। पहाड़ी समूह में नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी आते हैं। फिर देखिए डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। कौन कौन सी, पूर्वी गौड़ियन, फिर है पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। मतलब जितने जितने दिशाएं होती है ना, उतने में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है आधुनिक आर्य भाषा को। पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया रहती है। मैप के हिसाब से आप समझ सकते हैं ये सारे जो पश्चिम बंगाल और असम और उड़ीसा क्या है, पूर्व की साइड है, इस साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पश्चिमी हिंदी, मतलब पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में आती है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन में क्या आती है, मराठी आती है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए लिखा है, भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण किया। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण किया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर क्या, अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं उसकी आधुनिक भाषाएं। तो अपभ्रंश जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, फिर है महाराष्ट्री, ब्राचड़, पैशाची। याद रखिए आधुनिक भाषाओं में है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। मागधी अपभ्रंश से कौन कौन निकला है, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, और महाराष्ट्री से मराठी, ब्राचड़, पैशासी से लहंदा, पंजाबी और सिंधी।
फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा है कि स्पष्टतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, बंगाली, उड़िया, असमिया आदि सम्मिलित हैं। चूंकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का जो स्रोत है वो कौन सी भाषा रही है? संस्कृत भाषा रही है। इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो देखिए हिंदी का भौगोलिक विस्तार जो है वो बहुत दूर-दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का जो स्वरूप है वो इस प्रकार से है। पूर्व में अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली। पश्चिमी में कौन-कौन सी बोली जाती है? पश्चिमी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी और कन्नौजी। उत्तर में कुमाऊनी, गढ़वाली और दक्षिणी में दक्खिनी आदि बोली जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि छत्तीसगढ़ी किस में बोली जाती है? पूर्व में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी जो है वो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ ही विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग-युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी जो है वो उत्तराधिकारी है किसकी? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह एक राष्ट्रभाषा है, यानी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था। परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों ने इसे मान्यता नहीं दिया है, तो इस कारण से क्या हो गया है कि अभी ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। ठीक है, ऑन पेपर अभी हिंदी जो है वो हमारी राज्य भाषा है। कौन सी आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343(1) के तहत। ठीक है, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पश्चिमी में अम्बाला, पश्चिमी में अम्बाला। देखिए हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे कि हाँ, पश्चिमी में अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया जो कि बिहार और बंगाल के बीच की सीमा है वहां तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा यानी कि मध्य प्रदेश की यह दक्षिणी सीमा है, वहां तक हिंदी बोली जाती है। इस विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सम्मिलित है। इस पूरे क्षेत्र को ही हिंदी प्रदेश कहते हैं। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारी उत्तर, दक्षिण और मतलब दक्षिण को छोड़कर जो हमारा उत्तर, उत्तर पूर्वी ये जो सारा भाग है, जहाँ पर देखिए आप लोग छत्तीसगढ़, झारखंड और जो मध्य भारत है हमारा, वहाँ पर क्या होता है? पूरे क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? हिंदी प्रदेश कहते हैं। अब देखिए हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। तो आपको मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी हैं? बोलियां 18 हैं। देखिए पहला तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये आपकी 5 उपभाषाएं हैं। बोलियां देखिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, इसके अंतर्गत 5 हो गए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो गए 3। फिर उसके बाद है मारवाड़ी, जयपुरी को ही ढूंढाही भी बोलते हैं। कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? तो ढूंढाही है। ठीक है, फिर मेवाती, मालवी, यानी कि इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद भोजपुरी, मैथिली, मगही, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 हो गए। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 हो गए। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, ये आपका टोटल हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? कुल 18 बोलियां हो जाएंगी। उपभाषाएं और बोलियां
ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट के लिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको इस बात की जानकारी प्राप्त होगी कि किस लेवल पे ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, समटाइम्स क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बोलियों का नाम दे देगा, मान लीजिए छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, और ऑप्शन में मान लीजिए लिखा रहेगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए लिखा रहेगा मारवाड़ी, मारवाड़ी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, या समटाइम्स मान लीजिए अवधी लिखा रहेगा, अवधी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर मान लीजिए लिखा रहेगा हरियाणवी कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, या फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है या कौन सी भाषा नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित प्रकार से है। खड़ी बोली, खड़ी बोली को याद रखिएगा, खड़ी बोली को किसके नाम से जानते हैं, कौरवी के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली को किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। आइए जानते हैं खड़ी बोली के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इस बोली को हिंदुस्तानी और सरहिंदी और बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि नाम दिए गए हैं। यानी खड़ी बोली को ही हिंदुस्तानी बोलते हैं, सरहिंदी बोलते हैं, बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम एवं सही नाम क्या है, कौरवी है, जैसा मैंने आपको बताया। यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। यह कौन सा प्रदेश है, वही प्रदेश है जिसे पहले क्या कहते थे, कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग एवं अंबाला तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। खड़ी बोली एवं उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। फिर देखिए लिखा है 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया। 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रज भाषा और अवधी का आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। जैसे देखिए इसमें लिखा है खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ था। सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदासुख लाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया है। तो बताइए सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम यूज है साहित्यिक रूप से वह किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। फिर देखिए लिखा है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी खड़ी बोली का ही एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अतुकांत पद में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध रचित प्रिय प्रवास है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये रिपीट हुआ है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, और किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब हम लोग देखेंगे खड़ी बोली की विशेषताएं। देखिए खड़ी बोली की विशेषताओं में सबसे पहला लिखा हुआ है कि खड़ी बोली का आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांशतः आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, यथा माता, पिता, हथौड़ा। आप जानते होंगे कि आकारांत शब्द किसे कहते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ। हालांकि मैंने जितने भी हिंदी ग्रामर की क्लास ली है ऑलमोस्ट सब में आकारांत शब्द यूज हुए हैं और मैंने हर बार आपको इसे अच्छे से समझाया है। एक बार आप हिंदी ग्रामर की जितनी भी हिंदी भाषा की क्लासेस हैं वो सारा देख लें, उसके बाद ये यूजीसी नेट की जो है क्लासेस वो करनी आए, ठीक है। हालांकि वो जो है वो मेंस सीजीपीसीएस के सिलेबस में मैंने हिंदी भाषा में पढ़ाया है, लेकिन वह सामान्य हिंदी है और वो सारे ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप वो सारी क्लासेस देख लेंगे, ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है 50 क्लासेस होंगी, 50 क्लासेस अगर आप लोगों ने देख ली, मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो आकारांत शब्द हैं वो कौन से शब्द होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, एक होते हैं अकारांत शब्द और एक होते हैं आकारांत शब्द। तो जो आकारांत शब्द वह शब्द होते हैं जिस शब्द का अंत क्या होता है,
आ वर्ण होता है। जिस शब्द के अंत में क्या होता है? आ वर्ण होता है, उसको आकारांत बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ लिखा है माता, तो अंत किससे हो रहा है? आ वर्ण से हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर है अकारांत। अकारांत क्या होगा? बताइए, अकारांत कौन-सा शब्द होगा? तो अकारांत वह बेसिकली शब्द होता है जिसका जो अंत होता है, वह क्या होता है? अवर्ण से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए लिखा है साथ, ठीक है? तो थ का जो अंत हुआ है वो किस पर हुआ है? अवर्ण पे हुआ है। हुआ है साथ का अंत अ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकारांत। ये क्या हो जाएगा? अकारांत। तो यही बोल रहा है कि खड़ी बोली का जो अधिकांश क्या होता है? खड़ी बोली में आकारांत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे माता, पिता, हथौड़ा, ये क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो शब्द का अंत हो रहा है वो आ वर्ण से हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्ता, बेटा, गड्डी। बहुधा द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जिसमें बेसिकली एक व्यंजन की आवृत्ति होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे बेटा, इसमें जो ट है वो कितनी बार आया? 2 बार आया। इसमें गाड़ी, गाड़ी में भी आप लोग देख रहे होंगे कि ड का प्रयोग कितने बार आया? 2 बार आया, ठीक है? तो बेसिकली जब एक ही वर्ण, एक ही व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हो जाती है, तो उसे बोलते हैं बहुधा द्वित्व व्यंजन। अभी तक आप लोगों ने खड़ी बोली की विशेषताओं में पढ़ा कि जो आकारांत शब्द हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा मिलता है और द्वित्व व्यंजन का प्रयोग ज़्यादा मिलता है खड़ी बोली में। अब देखिए थर्ड पॉइंट है कि खड़ी बोली में मूर्धन्य ल का प्रयोग मिलता है, जिससे मानक हिंदी में जिसका अभाव है, जैसे बाल, जंगल इत्यादि। फिर देखिए खड़ी बोली में मानक हिंदी के न, भ के स्थान पर न और ब का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में न का प्रयोग की जगह ये वाला न का यूज़ होता है और भ के स्थान पर ब का यूज़ होता है। जैसे देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना राणा, राणा बोलते हैं ना, राणा तो नहीं बोलते हैं, राणा सांगा नहीं बोलते हैं, राणा सांगा बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये जो राणा लिखा है ये क्या हो जाएगा? ये खड़ी बोली में बोला जाता है, राणा सांगा, ठीक है? इस तरीके से। हालाँकि एग्ज़ाम्पल में भी वही दिया हुआ है, खाना दिया है, जाना दिया, आना दिया है, ठीक है? और जैसे कि अभी, अभी बोला जाता है ना कि अभी मुझे यह कार्य नहीं करना है, तो इसको अगर आप खड़ी बोली में बोलेंगे तो अभी मुझे यह कार्य नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला क्या है? हरियाणवी। आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आई होप आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही टॉपिक जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसमें सिवाय इंपॉर्टेंट के और कोई पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके यूज़फुल आपके लिए नहीं है, इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं है। इसमें सारे ही सारे पॉइंट जो है वो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी पेपर और पेन लेकर बैठिए और सारे नोट्स बनाते रहिए। ये आपके लास्ट टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन में आप लोगों को हेल्प करेंगे। देखिए हरियाणवी बोली में क्या लिखा है कि हरियाणवी को हरियाणी या बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। और मैंने अभी आपको एक और बताया था, जयपुरी को क्या कहते हैं? जयपुरी को क्या कहते हैं? ढूंढाही कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाही कहते हैं। इसको याद रखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं। लिखा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। किसने नाम दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हरियाणा प्रांत जिसमें कि पानीपत, सोनीपत, जिंद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव आदि क्षेत्र आते हैं तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है। फिर हरियाणा प्रांत में अहीर एवं जाटों की बाहुल्यता है, इस कारण हरियाणी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। हरियाणवी में क्या है? साहित्य का अभाव है। फिर है देखिए ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या होती है? तो ब्रज भाषा जो होती है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है, याद रखिएगा। देखिए जिसका जन्म किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर,
करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं और बरेली इत्यादि जगह पे बोली जाती है। फिर देखिए ब्रज भाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई है। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत पुराण एवं हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या है? गोस्थली। ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोस्थली, यानी कि जहां पर गाय रहती है। फिर देखिए इसके बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 1.5 करोड़ होगी। ब्रज भाषा का जो साहित्य है वो क्या है? अत्यंत विशाल है। सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, फिर है जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि क्या है? ब्रज भाषा के कवि हैं। अब देखिए ब्रज भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए ब्रज भाषा की विशेषताओं में है, ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली का ए और ओ ब्रज भाषा में ए और ओ हो गया है। याद रखिए खड़ी बोली में जिसमें ए और ओ बोलते हैं वह ब्रज भाषा में जाकर ए और ओ हो गया है। और ब्रज भाषा में क्या हो रहा है? ओकारांत शब्दों की प्रधानता, यानी कि जो अंत होगा वह किससे होगा? शब्द का अंत ओ वर्ण से होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए थोरो, जैसे लिखा है ना थोरा थोरो, तो ये जो थोरो है इसका अंत किस पर हो रहा है? ओ पर हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? ओकारांत शब्द हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ पर तीनों श में से ब्रज में तालव्य श की प्रधानता है। आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं तालव्य श। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए मानक हिंदी की जो न है वो ध्वनि ब्रज में न के रूप में मिलती है, जैसे कि गणेश, गणेश। इसी प्रकार ड तथा ल ध्वनियां ब्रज में र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे थोड़ा को क्या हो जाता है? थोड़ा। ड़ की जगह क्या हो जाता है? र हो जाता है। थोड़ा, थोरो। फिर बिजली, विजुरी, उस तरीके से। ल के जगह क्या हो जाता है? र हो जाता है। अब देखिए लिखा है सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, फिर हो जाएगा मध्यम पुरुष, फिर हो जाएगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या हो जाता है? मैं, हूँ, मोरो, मोही, मुझ और या हमारो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में मैं, हूँ, मोरो, मोझी, मोझी, मुझ या हमारो। फिर देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या है? मध्यम पुरुष में हो जाएगा तू, तेरो, तुझ, तोही और तुम्हारो। फिर है अन्य पुरुष में इह, उह, इन, जोई और सोई। फिर देखिए ब्रज भाषा में बहुवचन में अन, अनि प्रत्ययों का जो प्रयोग है वह बहुतायत से होता है। जैसे छोरो, छोरनी, लड़का, लड़कानी इत्यादि। फिर देखिए मानक हिंदी में नकारांत क्रिया रूप ब्रज में नोकारांत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे चलना, चलनो, दौड़ना और दौड़नो। ठीक है, उस तरीके से। तो अंत यहाँ क्या हुआ है? अंत हो रहा है शब्द का नो पे, यानी कि ये क्या हो जा रहे हैं? नोकारांत हो जा रहे हैं। और यहाँ पे दौड़ ना में अंत हो रहा था, तो ये यहाँ पे हो जा रहा है नकारांत। अब देखिए बुंदेली, बुंदेली राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा उसकी जो बोली है उसे ही क्या कहते हैं? बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा जो कि पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटकारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर में बोली जाती है। फिर देखिए लिखा है बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर, भट्ट आदि हैं। बुंदेली पर ब्रज तथा अवधि का प्रभाव है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण व्यंजनों का अल्प प्राणीकरण हो जाता है। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में क्या होता है? अत्यधिक समय लगता है, उसे बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। मैंने व्याकरण की क्लास में सारा कुछ एकदम डिटेल्ड में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी भाषा का क्लास देख सकते हैं। और अल्प प्राणीकरण क्या होता है? यानी कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है, वह होता है अल्प प्राणीकरण। जैसे
देखिए, बुंदेली में जनरली क्या हो रहा है, जितने भी अधिक उच्चारण करने वाले शब्द हैं, जैसे जो महाप्राण है वो अल्प प्राण हो जाएँगे। जैसे देखिए नहीं, नहीं क्या हो जा रहा है, महाप्राण हो जा रहा है। नहीं का उच्चारण करने में क्या होता है, हमको ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन नहीं नई में बदल जाता है। बुंदेली में नहीं के जगह पे नई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नई का प्रयोग। तो नई क्या हो जा रहा है, अल्प प्राण हो जा रहा है। जैसे दही, दही के जगह दई, कहीं के जगह कई, सूधो के जगह सूदो इत्यादि। फिर देखिए लिखा है कि इसमें शब्द के बीच से र का लोप हो जाता है। बुंदेली औकार बहुला है, जैसे तुम्हारा की जगह तुमाओ, गाओ, बैठो इत्यादि। ठीक है, र का लोप हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुंदेली में कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप में बदल जाते हैं। क्रमशः को का खो हो जाता है तथा के लिए के लाने हो जाता है। संख्यावाची शब्दों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि 11 को 11 बोलते हैं, 12 को 12 बोलते हैं। ठीक है, बुंदेली में 11 को क्या कहते हैं, 11 कहते हैं। इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग कन्नौजी पढ़ेंगे। तो कन्नौजी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।